हाय स्टूडेंट्स, अपन सोल्व कर रहे थे रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र, जिसमें अपने 10 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे। और आज अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको सोल्व करने वाले हैं। उसको सोल्व करते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 4 ग्राम NaOH को 250 मिली जल में विलय किया गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको? विलयन की मोलरता। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करने के लिए इसका जो फार्मूला है वो आपको याद रहना चाहिए। तो फार्मूला इसका क्या है? चलो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं। फार्मूला इसका आपका है मोलरता M इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू आपका आयतन इन, ये आयतन किस में है? इन ml में। ml में आपका क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है। तो जो आपका क्वेश्चन है उसमें आप गिवन क्या है सबसे पहले वो नोट करो। गिवन क्या देखो आपका यहाँ पर ए बराबर क्या दे रखा है? वो H2O है, यानी कि इसमें विलय किया गया, इसको जल में घोला गया है। तो आपका विलायक यहाँ पर क्या है? जल है। जबकि जो बी पार्ट है, विलय जो भाग है वो किसका है? वो आपका NaOH का है। ठीक है। साथ में जो WB दे रखा है, यानी विलय का जो भार है वो आपको दे रखा है 4 ग्राम। कितना ग्राम है? 4 ग्राम। जबकि आयतन जो V है, V आपको दे रखा है 250 ml दे रखा है। अब यहाँ पर इसकी आपको क्या ज्ञात करनी है? मोलरता। M की वैल्यू इसमें आपको ज्ञात करनी है। तो M की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे कि इसमें जो फार्मूला इसमें मान रख दो। तो WB का मान कितना आ गया? 4 इंटू 1000 अपॉन MB के यहाँ पर क्या है देखो, MB क्या होगा? जो NaOH है, इसका जो अणुभार है, इसका कुल भार है, अणुभार, वो कितना है? इसका 40 है। तो MB के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका? 40 इंटू जो आयतन ml में दे रखा है वो कितना आपका? 250 ml। तो इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर आप क्या फाइंड आउट करोगे कि जो आपका आंसर है वह कितना आ जाएगा? 0.4 मोल पर लीटर का। ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0.4 मोल पर लीटर के रूप में। ये इसकी क्या हो जाएगी? मोलरिटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का सूत्र आपको लिखना है। शून्य कोटि अभिक्रिया, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल आपको लिखना है। उसका फार्मूला क्या आ जाएगा? ये T यानी आपका समय 1/2 समय, यानी इसका T जो है वो कितना समय लेना है आपको? हाफ समय लेना है। तो हाफ T बराबर कितना हो जाएगा? ये आपकी प्रारंभिक उसकी सांद्रता अपॉन क्या आ जाएगा? 2K। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। आपको पता है कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया होगी, इसका जो अर्धायुकाल, जो अर्धायु होती है, वो अर्धायु इसकी प्रारंभिक सांद्रता R के सदैव क्या होती है? समानुपाती होती है। प्रारंभिक सांद्रता R के सदैव क्या होगी? वो समानुपाती होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, खनिज और एशक में एक अंतर लिखिए। खनिज और एशक में आपको अंतर लिखना है। तो सबसे पहले इसमें आपको आता है खनिज। कि खनिज क्या होता है? खनिज जो इसकी परिभाषा है वो इसका एक अंतर हो जाएगा। कि खनिज क्या होंगे? कि ये एक प्रकार के यौगिक होते हैं। खनिज क्या है आपके? एक प्रकार के यौगिक हैं जिनको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पृथ्वी के भूगर्भ से जिनको प्राप्त किया जाए। पृथ्वी के भूगर्भ से, पृथ्वी के भूगर्भ से जो प्राप्त करेंगे वही आपका क्या कहलाएगा? खनिज कहलाता है। ठीक है। जबकि एशक क्या होता है? एशक यानी जो खनिज यौगिक हैं, इन खनिज यौगिकों का जो व्यावसायिक निष्कर्षण किया जाए, खनिज यौगिकों का व्यावसायिक निष्कर्षण किया जाए, तो वे सभी खनिज क्या कहलाएंगे? आपके एशक कहलाएंगे। एशक क्या होगा? कि खनिज जिनमें धातु को, एशक से किन को प्राप्त किया जाएगा? धातु को प्राप्त किया जाएगा।
और धातु प्राप्त करने के लिए जो आपको विभिन्न प्रकार के प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे, उसकी कम लागत से व्यावसायिक निष्कर्षण जिसका किया जा सके, वो सभी खनिज क्या। अगला क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के आयन रंग क्यों दर्शाते हैं। डी ब्लॉक आयन है वो रंगीन क्यों होते हैं। तो डी ब्लॉक आयनों के रंगीन होने का जो कारण है वह ये है कि इसमें आपके क्या होंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन्हीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये क्या प्रदर्शित करते हैं? रंग प्रदर्शित करते हैं। और जो भी आपके आयन होंगे उसमें जो सभी इलेक्ट्रॉन यदि युग्मित प्रकार के हैं तो वो आपके रंगहीन प्रकार के होंगे। इसमें मुख्य रूप से आप याद रखना कि जो इस प्रकार का विन्यास यानी D0, S0, D10 और S2 प्रकार का जो विन्यास रखते हैं, जो आपके यौगिक आयन इस प्रकार का जो विन्यास रखते हैं, वो सभी जो होंगे वो रंगहीन प्रकार के होंगे। वो किस प्रकार के होंगे? रंगहीन प्रकार के होंगे। जबकि रंगीन कौन से होंगे? जिसमें आपका क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। शॉर्ट की व फ्रैंकल त्रुटि क्या होती है? शॉर्ट की व फ्रैंकल त्रुटि। शॉर्ट की त्रुटि में आपका क्या होगा कि जो भी आपका क्रिस्टल का निर्माण होगा, यानी क्रिस्टल बना, जैसे आपका ए बी ए बी ए बी प्रकार का क्रिस्टल है, यहाँ पर आपका क्या आएगा? बी ए बी ए, यानी एक आपका धनायन का ले लेता हूँ यहाँ पर, और बी आपका किस प्रकार का है? ऋणायन प्रकार का है। तो इस प्रकार का यदि कोई आपका एक क्रिस्टल बना हुआ है और उस क्रिस्टल में उसके आयन यदि क्रिस्टल वाले स्थान को छोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाए, मान लेता हूँ कि यहाँ से एक आपका ये क्या हुआ कि ये जो आपका धनायन का भाग था वो निकल कर कहाँ आ गया? बाहर आ गया। और कहीं से एक भाग उसके जो ऋणायन वाला ये भाग है वो निकल करके भाग आ गया। तो यहाँ पर एक धनायन और ऋणायन की पूर्णतः इसमें क्या हो गई? कमी हो गई। तो इस प्रकार का जो दोष होगा वो दोष कौन सा कहलाएगा? आपका शॉर्ट की दोष कहलाएगा। ठीक है। शॉर्ट की दोष जो होगा इसमें आपका क्या होता है कि जो यौगिक है, इस यौगिक के घनत्व में या जो भी आपका यहाँ पर लवण दे रखा है या जो भी आपने लिया है उसके घनत्व में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है। जबकि इसका जो प्रायविद्युतांक है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि जो फ्रैंकल दोष है, फ्रैंकल दोष में क्या होगा कि ये जो आयन जो बाहर आ रहे थे, ये आयन बाहर ना आकर के ये क्या होगा कि यहीं से निकल करके इसके अंतराकाश ये जो खाली जगह पड़ी है, इन खाली जगहों पर ये कहीं पर व्यवस्थित हो जाएंगे, यानी अंतराकाशी स्थलों पर आ जाते हैं। तो जब ये अंतराकाशी स्थलों पर आ जाते हैं तो उस समय जो दोष होगा वो दोष कौन सा कहलाएगा? फ्रैंकल दोष कहलाता है। ठीक है। तो फ्रैंकल दोष जब होगा तो उसके घनत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनयन में ग्राफ बनाइए। यानी केवल आपको ग्राफ यहाँ प्रदर्शित करना है। तो ग्राफ के लिए आपको बताया था कि क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन में क्या होगा कि उसके क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। कोई भी आपका जो विलायक है, विलायक में अवाष्पशील विलय यदि मिला दें तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। यदि यहाँ पर मैं टेम्परेचर को लूँ और यहाँ पर प्रेशर को लूँ, तो किसी समय यहाँ पर ये मान लिया कि एक वायुमंडलीय प्रेशर है, एक वायुमंडलीय दाब है, और आपका इधर आप क्या ले रहे हैं? टेम्परेचर ले रहे हैं। तो मान लिया मैंने कि T समय पर उसका जो क्वथनांक है वो इस पॉइंट पर था। ठीक है। अब क्या होगा, यानी T0 समय के ऊपर ये था, और कुछ समय पश्चात उसके क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, यानी ताप उसका बढ़ाई गई, तो उसमें क्वथनांक आपका TB प्रकार से आ रहा है। तो ग्राफ में यहाँ देखूंगा तो इस प्रकार से ये जो ग्राफ किसके लिए था? प्रारंभिक जब आपने विलायक ले रखा उसके लिए है। ये ग्राफ किसके लिए है? विलायक के लिए है। और ये जो ग्राफ प्राप्त होगा यहाँ पर, ये ग्राफ किसके लिए होगा? विलयन के लिए होगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इसके क्वथनांक में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और दोनों का जो ये अंतर है, ये अंतर कौन सा हो गया कि TB माइनस का T0B बराबर किसके? डेल्टा
टी बी के मान के जो ये मान आता है, यानी ये वाला जो मान है, ये वाला, यही आपका क्या कहलाएगा, क्वथनांक यूनियन कहलाएगा। इसी प्रकार से आपको किसका समझाया था, हिमांक में अवनमन का, तो हिमांक में अवनमन का ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, यानी इस बातों को अपन क्लास में पहले से काफ़ी पढ़ चुके हैं इनको, तो ग्राफ में केवल यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ। यानी इस प्रकार से ये वाला जो ग्राफ होगा वो किस में आएगा, हिमांक में अवनमन का आएगा। अगला है Mn+2 आयन के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, कि चुंबकीय आघूर्ण है उसकी गणना करनी है। तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए आपको बताया था, जिसको स्पिन ओनली कहा जाता है, परचक्रण मात्र कहा जाता है। इसमें आपका क्या होगा कि म्यू बराबर क्या होगा, n√n कोष्टक n प्लस का 2 bm होगा। तो आपका जो mn है, जो mn है उसका पूर्ण क्रमांक कितना होता है, 25 होता है, 25। और इसका विन्यास क्या होता है, आर्गन 3d5 4s2। तो यहाँ पर जब ये Mn+2 बनेगा, Mn है, Mn प्लस का 2 बनेगा, आयन बनेगा, तो इसका विन्यास क्या रह जाएगा, आर्गन 3d5 का रहेगा। किसका रहेगा, आर्गन 3d5 का, क्योंकि ये भाई तुम कोष के ये जो इलेक्ट्रॉन है तो बाहर निकल गए। अब जो डी कक्षक हैं, उन डी कक्षकों में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आप फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले में n बराबर क्या होगा, n बराबर आपका क्या होता है, n बराबर एकमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका मान अब जब आप निकालोगे तो देखो क्या आ जाएगा, √5 कोष्टक 5 प्लस का 2 बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 5 पॉइंट जैसे 92 bm के बराबर इसको कह सकते हैं। अब ये एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि जो भी आपका आयन होगा, उस आयन में जितने एकमित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी पॉइंटों के ऊपर उसका क्या आ जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NiCl4 प्लस माइनस का 2 अनुचुंबकीय है, जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है, यानी एक अनुचुंबकीय है, दूसरा आपका प्रतिचुंबकीय है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर 2 प्रकार के लिगेंड हैं, एक आपका Cl प्रकार का लिगेंड है और दूसरा कौन सा है, CO प्रकार का लिगेंड है। तो यहाँ पर ये जो है वो किस प्रकार का लिगेंड है, वो परबल क्षेत्रीय लिगेंड है। कौन सा है, परबल क्षेत्रीय। और Cl किस प्रकार का, आपका दुर्बल प्रकार का है। Cl किस प्रकार का है, दुर्बल प्रकार का लिगेंड है। ठीक है, तो ये जो आपका प्रबल प्रकार का जो लिगेंड है, उस प्रबल प्रकार के लिगेंड के कारण ही ये मुख्य रूप से ये जो CO है वो Ni के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उस Ni के इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, युग्मन कर देगा। क्या कर देगा, युग्मन कर देगा। जब Ni के इलेक्ट्रॉन को ये युग्मन कर देगा तो उसमें एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। मतलब इसका विन्यास क्या आ जाएगा, 3d8 4s2 आ जाएगा। तो 3d8 4s2 आ गया, तो इसमें किसी प्रकार का कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचने के कारण इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय। यानी जो ये आपका होगा वो अनुचुंबकीय होगा, जबकि NiCl में Cl जो है आपका दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करता है, और इलेक्ट्रॉन युग्मन नहीं करने के कारण इसकी प्रकृति किस प्रकार की हो जाएगी, अनुचुंबकीय प्रकृति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, CONe का होल ट्वाइस +3, यानी ये जो आप कंपाउंड दे रखा है, इसकी आपको क्या बनानी है, प्रकाशिक संभाव्यता बनानी है। तो प्रकाशिक संभाव्यता क्या बनाओगे, देखो ये आपका क्या हो, केंद्रीय एटम हो गया। केंद्रीय एटम किस प्रकार का है, ये अष्टफलकीय में रहेगा। तो उस समय देखो ये इसकी संरचना आएगी।
ठीक है। अब इसकी प्रकाशिक संभाव्यता, प्रकाशिक संभाव्यता में क्या हो जाएगा, अब इनकी प्रकाशिक संभाव्यता, तो प्रकाशिक संभाव्यता जिसको दर्पण संभाव्यता कहा जाता है, तो उसमें संरचना क्या बन जाएगी इसकी, देखो एन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, एन, और यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ आपका, एन समूह जुड़ा हुआ। तो ये इसकी संभाव्यता कौन सी हो गई, इसकी ये प्रकाशिक संभाव्यता हो गई। प्रथम कोटि विक्रिया के लिए वेग समीकरण का व्युत्पन्न करना है। प्रथम कोटि विक्रिया है, उसके लिए आपको वेग समीकरण बनाना है। तो वेग समीकरण क्या हो गया, प्रथम कोटि के लिए आपको क्या आ जाएगा, के बराबर 2.303 अपॉन टी log ए अपॉन ए माइनस का एक्स, यानी ये आपकी ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, और ये आपकी टी समय पश्चात उसकी सांद्रता होती है। इस फार्मूले के द्वारा प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण निकाला जाता है। अगला, प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय का अर्धायु काल का 10 गुना है। तो ये न्यूमेरिकल जो आपका है वो इसी के आधार पर अपन न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, इसमें 99% पूर्ण होने में लगा समय दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही सोल्व कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।